A very good morning to everyone. We are now today going to discuss about the societal impacts. This is our part 2 of this chapter. If you have not watched the part 1, so definitely go through that and then only continue with this part. The part 1 was basically based on plagiarism, and the major things that we covered in that was about open source system. What was open source system? So let us see the terms open source system over here. ओपन सोर्स सिस्टम क्या होता है? तो ओपन सोर्स सिस्टम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्रीली यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। अ, अब ऐसा हो सकता है कि दे मे बी फ्री ऑफ कॉस्ट और दे मे नॉट बी। कोई कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाने पर दे मे आस्क यू फॉर सम payment or some amount to be sent to them, or else it may be possible that you can use those softwares free of cost without making any kind of payment to them. सोर्स कोड इनका ओपनली अवेलेबल होता है। चेंजेस आप इन सॉफ्टवेयर्स में फ्रीली कर सकते हो। आप इनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आपके द्वारा कुछ चेंजेस कर कर उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसमें कुछ अलग अलग टर्म्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते थे, जैसे कि OSS, FLOSS, GNU, FSF। तो ये सारी टर्म्स मैंने आपको बोला था, एक बार ज़रूर देखना। ये बस डेफिनेशंस है कुछ कि ये क्या है, बस वो डेफिनेशंस को यहाँ पर बेसिकली इन्होंने बताया हुआ है। आज हम देखते हैं कॉपीराइट एंड अदर लाइसेंसेस। लाइसेंस, अब यहाँ पर ये एक नई टर्म आई है। लाइसेंस मतलब क्या होता है? जैसे कि हम अगर ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है मीन्स यू आर परमिटेड टू ड्राइव ऑन द रोड, है ना। मतलब लाइसेंस मीन्स टू हैव परमिशन रिगार्डिंग समथिंग। नाउ फॉर व्हाट, अगर ड्राइविंग लाइसेंस की बात करूँ तो ड्राइविंग लाइसेंस काय की परमिशन देता है? रोड पे राइड करने की, ड्राइव करने की। अब रोड पे राइड करना और ड्राइव करना किसके अंडर में आता है? तो ये कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, जो भी मिनिस्ट्री होगी उनके अंदर में आता होगा, एज पर। और सिटीज़ जैसे RTO के अंदर में आता है ना, तो वैसे उन लोगों से हमको लाइसेंस बनवाना पड़ता है। मतलब वो लोग एक ऐसी अथॉरिटी है जो हमको परमिशन देंगे कि हम रोड पे गाड़ी चला सकते हैं या नहीं। तो वो जो परमिशन हमको देते हैं उस परमिशन को हम बोलते हैं लाइसेंस, ठीक। अब वो जो अथॉरिटी थी, अब टर्म समझना, वो जो अथॉरिटी थी वो एक ऐसी अथॉरिटी है जिसका उस पर राइट है ना। अब जैसे कि आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस बना के देता है, तो आरटीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज प्रोवाइडिंग यू द परमिशन, है ना। वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको परमिशन दे रहा है। तो जो आरटीओ है वो कहलाएगा कि इट इज़ हैविंग इट्स कॉपीराइट ऑन दैम। आरटीओ के पास उसका कॉपीराइट है, ठीक है। एक लीगल टर्म होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब कि वो आरटीओ ने ही बनाया है उस चीज़ को, और आरटीओ के पास ही उसको आगे किसी को यूज़ करने देने की परमिशन देना है अगर, तो वो आरटीओ के पास उसकी राइट है कि नहीं। तो आरटीओ एक ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास वो राइट है कि वो डिसाइड करे कि मैं किसको ये चीज़ यूज़ करने के लिए अलाउ करूँगा, ठीक है। तो आरटीओ जब ऐसा कर रहा है तो आरटीओ इज़ हैविंग अ कॉपीराइट, और आरटीओ अगर मुझे परमिशन दे देता है तो आई एम हैविंग अ लाइसेंस। तो ये दोनों टर्म का डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। लाइसेंसेस आर द परमिशन गिवन टू यूज़ अ प्रोडक्ट और समवंस क्रिएशन। क्या होता है लाइसेंस? लाइसेंस मतलब कि कुछ ऐसी परमिशन जो किसी प्रोडक्ट या किसी की क्रिएशन को यूज़ करने के लिए हमें मिल जाए, ठीक है। वही हमने बोला ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग करने की परमिशन अगर हमको मिल जाए तो हम क्या कहलाएंगे? हमारे पास लाइसेंस है ना। और कॉपीराइट क्या होता है? तो कॉपीराइट डिफाइंस द ओनरशिप राइट्स। कॉपीराइट ओनरशिप राइट्स डिफाइन करता है। ड्राइविंग लाइसेंस देगा हर कोई नहीं दे सकता। ड्राइविंग लाइसेंस कौन देगा? तो आरटीओ देगा। मतलब आरटीओ के पास उसका ओनरशिप राइट है, मतलब आरटीओ के पास कॉपीराइट है कि वो हमको लाइसेंसेस प्रोवाइड कर सके। तो ये लाइसेंस और कॉपीराइट दो टर्म हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है। हर गानों पर कॉपीराइट होता है, हर मूवीज़ जो हम देखते हैं उन पे कॉपीराइट होता है ना। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कार चला रहा है मूवी में, तो कार की कंपनी के लोगों को ब्लैक कलर के टेप से लगा देता
है ना, ब्लैक टेप चिपका देते हैं। वो इसलिए चिपका देते हैं क्योंकि वो जो कंपनी है, वो कंपनी का जो लोगो है वो एक कॉपीराइट सिंबल है, उसकी ओनरशिप किसी के पास है। वो अगर आपको लाइसेंस दे दे कि आप आपकी मूवी में हमारी गाड़ी का लोगो दिखा दो, आप दिखा दो कि आपने ये गाड़ी चलाई है, तो हम अगर उनसे परमिशन ले लें और वो हमको लाइसेंस दे दें, तभी जाकर हम दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं दिखा सकते। कोई मूवी में अगर कुछ होटल का सीन दिखा रहे हैं, आप कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो कोल्ड ड्रिंक के नाम को ब्लर कर दिया जाता है, दिखाया नहीं जाता, क्योंकि उस पर भी किसी का कॉपीराइट है। अब किसी का कॉपीराइट है तो आप उसकी परमिशन के बिना, विदाउट इट्स ओनरशिप राइट्स, उसकी जो ओनरशिप है वो ओनर से पूछे बिना, आप उनकी परमिशन के बिना आप उनकी चीज़ों का ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते जो सबको दिखे, है ना। हम लोग यूज़ करते हैं वो बात अलग है, हम लोग ड्रिंक करते हैं, हम लोग पीते हैं उन चीज़ों को, कोल्ड ड्रिंक्स को और ये सब चीज़ों को, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट अब कोई मूवी बना रहे हो और उस मूवी में आप उसको हाईलाइट करके दिखा रहे हो, तो वो नहीं किया जा सकता, है ना। पब्लिसिटी आप किसी चीज़ की बिना उनकी परमिशन के नहीं कर सकते। तो ये कॉपीराइट और लाइसेंस के बीच में डिफरेंस है। आप लोगों ने ये सिंबल एक्चुअल में देखा होगा, कॉपीराइट का ये सिंबल होता है, किसी ना किसी प्रोडक्ट पे हो देखा होगा कॉपीराइट, किसी के हर प्रोडक्ट पे होता है। ये सिंबल अगर दिखे कहीं पर उल्टा सी, तो आप समझ जाओ कि वो कॉपी लेफ्टेड है ना। कॉपी राइट नहीं है, वो कॉपी लेफ्ट है। कॉपी लेफ्ट मतलब उसकी कॉपी छोड़ दी गई है, वो उस पर किसी का ओनरशिप नहीं है, मतलब आप इसको फ्रीली बिना उसकी परमिशन के यूज़ कर सकते हो, और बिना किसी की परमिशन के आप उनको आपकी मूवीज़ में या कहीं पर भी आप उनको शो कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये होता है लाइसेंस और कॉपीराइट का फंडा। आगे देखते हैं। यहाँ पर हमको और बताए हुए कुछ और लाइसेंसेस और कुछ और डोमेन्स होते हैं, अलग अलग टर्म्स होती हैं जो यहाँ पर यूज़ होती हैं, जो लाइसेंसेस प्रोवाइड करती हैं। तो एक होती है जीएनयू, जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस, ठीक है। तो ये जो जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है, ये एक अथॉरिटी है, या ये आप कह सकते हो कि एक ऐसी अथॉरिटी है जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पर। या आपको सिर्फ इनके नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पहली जो है, ये इनके लाइसेंस प्रोवाइड करने वाली पहली अथॉरिटी है जीएनयू, ठीक है। जीएनयू क्या राइट्स आपको देती है, क्या लाइसेंसेस आपको देती है, तो कॉपी द सॉफ्टवेयर। आप जितनी बार चाहो, अगर आपके पास जीएनयू राइट है तो आप कॉपी इस सॉफ्टवेयर को कितनी भी बार कॉपी कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है उसकी कितनी कॉपीज़ आप करो, है ना। जैसे कि पहले, अभी तो हम पाइथन पे आ गए, पहले जो हम नेटबीन्स यूज़ करते थे वो जीएनयू के अंदर आता था, मतलब उसमें कितना कॉपी करना है, उसको हम इंटरनेट से कितनी बार डाउनलोड कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर हाउ एवर यू वांट, मैं उस सॉफ्टवेयर को कैसे भी जैसे चाहूँ, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, किसी को भी कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट मैं कर सकता हूँ। चार्ज अ फ़ी टू डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर। अगर मेरे पास जीएनयू लाइसेंस है और जीएनयू वाला लाइसेंस होने के बाद मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने का चाहूँ तो चार्ज भी ले सकता हूँ, अगर मेरे पास जीएनयू लाइसेंस है तो। हम लोग तो क्या है, एक पब्लिक डोमेन में यूज़ करने वाले सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, हमारे पास तो किसी तरीके का कोई लाइसेंस होता नहीं है, तो हम लोग तो किसी को चार्ज नहीं कर सकते किसी सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बट अगर हमारे पास जीएनयू जीपीएल, या ये जो जीएनयू जीपीएल है, जीएनयू जनरल पर्पस लाइसेंस है, अगर ये हमारे पास आ जाए तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चार्जेस भी ले सकते हैं। लेंगे ज़रूरी नहीं है, ले सकते हैं। नेक्स्ट है मेक वेदर मॉडिफिकेशन टू द सॉफ्टवेयर यू वांट, वट एवर, जो आप चेंजेस करना चाहो वो सॉफ्टवेयर में चेंजेस भी कर सकते हो। अगला टाइप का है जीएनयू का ही टाइप है, वो है लेसर जीपीएल। अभी क्या था, जीएनयू जीपीएल था, ये है जीएनयू लेसर जीपीएल। यहाँ पर क्या होता है, जीएनयू से थोड़ी कम राइट्स हमको यहाँ पर ये लोग देते हैं, जितना जीएनयू में राइट्स मिलती हैं, हम कह सकते हैं उससे थोड़ी कम राइट्स यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो ये एक और सेकंड टाइप का लाइसेंस है। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है उसके ही जैसा, जैसा कि जीएनयू जीपीएल होता है, उनके जैसा ही सिमिलर होता है, बस थोड़े से कुछ लाइसेंस प्रॉपर्टीज़ हमको यहाँ पर कम मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ मेजर एक्सेप्शन क्या है, कि वाइल द एल जी पी एल, मतलब ये लेसर जी पी एल, द रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू रिलीज द सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन इन जो ओपन जी पी एल हैज़ बीन रिमूव्ड।
अच्छा, लाइसेंस को रिलीज़ करते टाइम जो भी उनके वहाँ पर लाइसेंस में एग्रीमेंट्स होंगे वो यहाँ पर रिमूव कर दिए गए हैं। तो सॉफ्टवेयर को जब हम रिलीज़ करते हैं तो उस टाइम पे शायद हमको थोड़े से कम लाइसेंसेस, कम चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर होता होगा GNU LGPL में। तो ये यहाँ पर बताया हुआ है। हमें बस इनके नाम पता होना चाहिए, जो डिटेल में दिया हुआ है ये भी बहुत बेसिक सी चीज़ें दी हुई हैं और बेसिक टू एडवांस दी हुई हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्ड तरीके से इनको तो नहीं पढ़ेंगे, बट हमको नाम पता होना चाहिए कि GNU GPL एक होता है, एक GNU LGPL होता है, एक होता है BSD। दिस इज़ द थर्ड टेक्निक। BSD में भी क्या होता है कि यहाँ पर देखो, BSD लाइसेंस इज ऑल्सो अ फैमिली ऑफ परमिसिबल फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज दैट हैव fewer restrictions on distribution compared to the other free software license such as GNU GPL। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि हम जब BSD लाइसेंस अगर हमको मिल जाए तो ये लाइसेंस एक ऐसा लाइसेंस होता है कि जिसमें हम फ्री सॉफ्टवेयर्स के लिए हमको ये लाइसेंस मिलता है और इसमें बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इन सॉफ्टवेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के। मतलब कि जो GNU GPL होता है, GNU LGPL होता है, उसमें थोड़े ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं। बट अगर BSD लाइसेंस आपके पास है तो आप लोगों के पास थोड़े से कम रिस्ट्रिक्शंस होंगे और थोड़ा सा इजीली आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करने की लाइसेंस आपको यहाँ से मिल सकती है। ये जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है न्यू BSD लाइसेंस जो कि मॉडिफाइड BSD लाइसेंस, और एक होता है सिंप्लीफाइड BSD लाइसेंस। न्यू BSD लाइसेंस में इन्होंने बोला है कि आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स किसी भी एक सॉफ्टवेयर को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और इसमें हो ये कुछ एंडोर्समेंट क्लॉज था, उस एंडोर्समेंट क्लॉज को ओमिट कर दिया गया था नए वाले में। पुराने वाले में वो एंडोर्समेंट क्लॉज भी था। तो ये दो यहाँ पर टाइप्स होते हैं उसके, ये हमको बताए गए। चौथा है MIT लाइसेंस। MIT लाइसेंस सबसे, ये जो हमको 5 टाइप के लाइसेंसेस दिए हैं, इन पांचों टाइप के लाइसेंसेस में अगर मैं बात करूं सबसे कम रिस्ट्रिक्शंस किस लाइसेंस में होते हैं, तो सबसे कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं MIT लाइसेंस में। तो अगर हमसे कुछ पूछा जाए कि लाइसेंसेस के नाम बताओ, तो GNU GPL, उसके बाद GNU LGPL, उसके बाद BSD, फिर MIT लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव, इसमें कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, इसको बस इतना ही ध्यान रखें। और अगला होता है अपाचे लाइसेंसेस। अपाचे लाइसेंसेस ग्रांट्स अ नंबर ऑफ राइट्स टू द यूज़र। ये किसी एक यूज़र को बहुत सारी राइट्स प्रोवाइड करता है। इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, हर चीज़ की अलग अलग राइट हो सकती है। जैसे कि जिसके पास अपाचे लाइसेंस आ गया, जिसको भी अपाचे लाइसेंस किसी सॉफ्टवेयर को, किसी फ़ोटो को, किसी वीडियो को, किसी ऐप को, किसी म्यूज़िक को, किसी इमेज को अगर अपाचे लाइसेंस मिल जाता है तो आप कह सकते हो कि उस पर राइट्स कैसे हैं, परपिचुअल है। परपिचुअल का मतलब क्या होता है कि यू कैन कंटिन्यू टू यूज़ देम फॉर एवर। आपके किसी एक सॉफ्टवेयर, इमेज, फ़ोटो, वीडियो को अगर अपाचे लाइसेंस मिल गया तो आप उसको हमेशा यूज़ कर सकते हो। राइट्स आर वर्ल्ड वाइड। जैसे कि वो राइट्स अगर किसी एक कंट्री में ग्रांट कर दी गई हैं तो वो सारी कंट्री के लिए मैच करेंगे। जैसे इंडिया ने मुझे अपाचे लाइसेंस दिया है तो वो अपाचे लाइसेंस अब मेरे लिए वैलिड होगा कि मैं उसको किसी और कंट्री में भी यूज़ कर सकता हूँ। राइट्स आर ग्रांटेड फॉर नो फ़ी और रॉयल्टी। यहाँ पर राइट्स जो मिलती हैं उस पर कुछ आपको यूजेज फ़ी या कुछ भी पर डे यूजेज फ़ी ऐसा कुछ आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। राइट्स आर नॉन एक्सक्लूसिव। नॉन एक्सक्लूसिव मतलब कि आप अकेले ही इसके लाइसेंसी ओनर नहीं हो, इसका कोई और भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आप अकेले ही हो जो इसको यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट है राइट्स आर इररिवोकेबल। एक बार अपाचे लाइसेंस की राइट आपको मिल गई तो ये राइट्स आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। वंस दीज राइट्स आर ग्रांटेड टू यू, नो बडी कैन टेक अवे दीज राइट्स फ्रॉम यू। तो ये 5 लाइसेंसेस के नाम आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राइट्स के बाद यहाँ पर एक पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस बताया है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, आप मान के चलो, पब्लिक डोमेन मतलब कि नॉर्मल पब्लिक में किसी सॉफ्टवेयर को रिलीज़ कर देना। और प्रोप्राइटरी मतलब किसी सॉफ्टवेयर पे किसी का ओनरशिप होना। जैसे MS ऑफिस, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वो माइक्रोसॉफ्ट का है। हम माइक्रोसॉफ्ट से जब तक लाइसेंस, मतलब माइक्रोसॉफ्ट को जब तक पे नहीं करेंगे तब तक हम MS ऑफिस यूज़ नहीं कर सकते। जबकि पब्लिक डोमेन का क्या होता है कि कोई सॉफ्टवेयर अगर पब्लिक डोमेन में आ गया, जैसे कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसको प्रोप्राइटरी ना बनाकर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर बना दिया, तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब ये होगा कि मैं
उस पर कोई भी राइट नहीं लगा रहा हूँ, उसको कोई भी इजीली बिना किसी राइट्स के कोई भी जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। बट वहीं ऑन द अदर साइड अगर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो वो ना तो फ्रीली अवेलेबल है ना तो पब्लिक के लिए अवेलेबल है। उसको अगर किसी को यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, यूज़र हैज़ टू बाय द लाइसेंस। तो ये दोनों में डिफरेंस है। पब्लिक डोमेन में कोई लाइसेंस परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अदर देन दिस, ऑन द अदर हैंड प्रोप्राइटरी में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। साइबर क्राइम नेक्स्ट टर्म है हमारी। साइबर क्राइम क्या होता है, तो साइबर क्राइम बहुत बार आपने सुना होगा, ये एक ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें कहीं पर भी इन एनी पार्ट ऑफ अ क्राइम अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ऐसी कोई चीज़ अगर यूज़ कर ली जाए, या इंटरनेट हो गया, इंटरनेट का यूज़ करके कोई क्राइम कर लिया जाए, अगर ऐसी किन्हीं चीज़ का यूज़ होते हुए अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो उसको साइबर क्राइम कहा जाता है। ठीक है। साइबर क्राइम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो देखो फिशिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, इलीगल डाउनलोडिंग, है ना, कोई सॉफ्टवेयर जो कि फ्रीली अवेलेबल नहीं है पर आप उसकी कोई पायरेटेड कॉपी इलीगल कोई ने अगर परचेज कर लिया है और वो उसमें कुछ चेंजेस करके अपलोड कर दे तो वो इलीगल है, वो नहीं किया जा सकता। इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज, इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज मतलब कि इंडस्ट्री के किसी भी पार्ट को अगर आप स्पाई करते हो, जासूसी करते हो, तो वो भी एक क्राइम है, हम वो भी नहीं कर सकते। तो इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज मतलब कि इंडस्ट्रियल जासूसी जो होती है वो भी नहीं अलाउड है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज़ अनदर टाइप की, जहाँ पर इस तरीके से आजकल चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी होती है, तो वो भी एक साइबर क्राइम की ही कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर टेररिज्म, क्रिएशन एंड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायरसेस, स्पैम एंड सो ऑन। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आती हैं साइबर क्राइम के अंदर। इन सारी चीज़ों को जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे और वो सारी चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने समझाया हुआ है। ठीक है। साइबर क्राइम की अगर डेफिनेशन देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एनी क्रिमिनल ऑफेंस दैट इज फैसिलिटेटेड बाय और इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर और द इंटरनेट इज रिफर्ड टू एज साइबर क्राइम। आई डोंट फील कि ये कुछ डिफिकल्ट होगा। हैकिंग आप लोग सब जानते हो व्हाट हैकिंग इज। तो हैकिंग refers to gaining unauthorized access to the network or computer or digital files with an intention to steal or manipulate data or information or to install malware। है ना, क्या होता है ये, किसी एक कंप्यूटर पे अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना, किसी एक वेबसाइट पे कुछ अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना, या किसी डिजिटल फाइल्स का या किसी कंप्यूटर पे अनऑथराइज एक्सेस लेना, जिसका मेरा इंटेंशन, अगर जैसे मैं हैकर हूँ, मैं किसी पे अनऑथराइज एक्सेस ले लूँ तो और मैं उस फाइल्स को चुरा लूँ या उनमें कुछ चेंजेस कर दूँ या इन्फॉर्मेशन लीक कर दूँ या वहाँ पर कुछ वायरस इंस्टॉल कर दूँ, अगर ऐसा कुछ काम कर दिया जाए किसी कंप्यूटर पे अनऑथराइज्ड तरीके से, तो मैं उसको बोलूँगा कि मैंने क्या किया है, मैंने हैकिंग की है। ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए। और हैकिंग मतलब वो बोल सकते हैं ऑनलाइन चोर, ऑनलाइन इंटरनेट पर जो चोरी होती हैं, या हमको जो कह सकते हैं कि जो अनऑथराइज्ड तरीके से हमारे डेटा को यूज़ कर लेते हैं उनको हैकर्स बोलते हैं। ठीक है। अम्म, आगे देखते हैं। हैकिंग तो क्लियर है हमको। नेक्स्ट है स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या टर्म होती है, चलो इसको समझते हैं। इट इज़ अ फ्रॉडुलेंट और मैलिशियस प्रैक्टिस इन विच कम्युनिकेशन इज सेंट फ्रॉम एन अननोन सोर्स डिस्क्वीज्ड एज अ ट्रस्टेड सोर्स नोन टू द रिसीवर। जैसे कि मैंने एक वेबसाइट बना दी SIB.co.in और मैसेज भेज दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपके अकाउंट में इतने इतने रुपीज़ ऐड करे हैं, इस लिंक को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक हियर टू सी द लिंक। लिंक को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। आपने वेबसाइट का नाम जब चेक किया तो ऐसा कुछ नाम दिखा, नाम था SIB.co.in और ओरिजिनल वेबसाइट होती है SBI.co.in। आपने नाम ध्यान से नहीं देखा, आपने इसी वेबसाइट को ट्रस्टेड समझा, आपको जो लिंक भेजा था किसी ने, अननोन सोर्स ने जो आपको लिंक भेजा था, वो लिंक आपने ओपन कर लिया उसको स्टेट बैंक समझते हुए। आपने जब उस वेबसाइट को ओपन किया तो एक्चुअल में बिल्कुल स्टेट बैंक की वेबसाइट जैसी ही दिख भी रही थी, तो आप कंफ्यूज हो गए और वहाँ पर अगर आपने कोई भी
आपका इन्फॉर्मेशन कोई भी डेटा वहाँ पर दे दिया, तो चूंकि वो एक कह सकते हो आप एक फ्रॉड वेबसाइट थी, एक फेक वेबसाइट थी, तो वहाँ से आपका डेटा डेफिनेटली वहाँ से मिसयूज़ होने वाला है। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा अननोन सोर्सेस से आने वाले मेल्स, आने वाले मैसेजेस को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। वो ट्रस्टेड सोर्स बनने की कोशिश करते हैं बट वो होते नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, तो चलो फिशिंग को समझते हैं। फिशिंग में भी क्या होता है, हम अभी क्या कर रहे थे, इंटरनेट का यूज़ कर रहे थे कि भैया हम कोई वेबसाइट का लिंक भेजेंगे और आप वहाँ से आप उसको खोलोगे और वहाँ से हम आपका एक्सेस लेंगे। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग एक ऐसी प्रैक्टिस होती है कि जहाँ पर वो हमारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करता है धोखे से। डिसेप्शन का मतलब है धोखे से। अगर कोई धोखे से आपके पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना अटेम्प्ट करता है, उस प्रैक्टिस को फिशिंग कहा जाता है। ठीक है, फिशिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स ओवर द इंटरनेट बाय मींस ऑफ डिसेप्शन। ठीक है, धोखा देकर अगर कोई आपकी कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता हो, पर कुछ भी आपकी जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, वो चाहे वो आपका कुछ का पासवर्ड हो, कुछ का यूज़र नेम हो, कुछ के बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन हो, कुछ सोशल सिक्योरिटी नंबर्स हो, अगर ऐसी सारी कोई चीज़ें अगर आपकी कोई एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो उनको हम बोलेंगे कि वो फिशिंग कर रहा है। एक फिशिंग एक टेक्निक है, वो कर रहा है। एक और टर्म है यहाँ पर, साइबर ट्रोल्स एंड बुलिंग। चलो इसको समझते हैं। साइबर ट्रोल क्या होता है, ट्रोल मतलब हम समझते हैं, बुली करना मतलब हम समझते हैं, किसी को बुली करना, यार हम परेशान करते हैं ना किसी को, तो बुली। तो ऑनलाइन कैसे बुलिंग करी जा सकती है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। डेरोगेटरी मैसेजेस और कमेंट्स पोस्टेड ऑनलाइन टारगेटिंग पीपल आर कॉल्ड साइबर ट्रोल्स। किसी पर्सन को टारगेट करते हुए अगर हम कुछ डेरोगेटरी मतलब कि इलीगल कुछ जो कहना चाहिए कि जो अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं हैं, हम वैसे कोई वर्ड्स का यूज़ करके किसी को टारगेट करें, किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करें और उसको कमेंट करें, तो उसको बोलते हैं साइबर ट्रोल या साइबर बुलिंग। ठीक है, तो साइबर ट्रोल या साइबर बुलिंग क्या होता है, ये हमको पता होना चाहिए। देखो, साइबर ट्रोल refers to a person who purposely posts opposing, sarcastic, demeaning, or insulting comments about somebody or someone with an aim of targeting a person online। ठीक है, कभी भी ऑनलाइन किसी को इंसल्ट करना, किसी को डिमीन करना सरकास्टिक तरीके से या किसी को अपोज करने के एम से अगर आप किसी को ऑनलाइन कुछ कमेंट करते हो, तो वो साइबर ट्रोल या साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना ट्रोल करना, तो ट्रोल करने का मतलब ही ये होता है कि थोड़ा सा मज़े लेना किसी की। तो वही वही टर्म यहाँ पर इन्होंने यूज़ करी है, साइबर ट्रोल या साइबर बुलिंग। ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रोलिंग इज़ अ साइबर क्राइम एंड इज़ क्लोजली रिलेटेड टू साइबर बुलिंग। इन फैक्ट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का ही फॉर्म है ट्रोलिंग। अब साइबर बुलिंग एक्चुअली क्या होता है, साइबर ट्रोल तो चलो देख लिया, साइबर ट्रोल साइबर बुलिंग एक्चुअल में दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है। साइबर ट्रोल में हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को कमेंट करते हैं या उसके मजाक उड़ाते हैं या उसको ट्रोल करते हैं, तो उसको साइबर ट्रोलिंग बोलते हैं। अब साइबर बुलिंग क्या होती है, तो साइबर बुलिंग अकर्स व्हेन द समवन यूजेस इंटरनेट, अ सेल फोन, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट ग्रुप और social networks such as Facebook, Twitter, etc. to harass, demean, embarrass और intimidate someone else। यहाँ पर ऊपर क्या हो रहा था, ऑनलाइन हम किसी को टारगेट कर रहे थे, किसी को कमेंट कर रहे थे, तो हम उसको बोल रहे थे साइबर ट्रोल। बट वही काम अगर इंटरनेट पर कोई सेल फोन पे भी कर दे या ईमेल पे कर दे या इंस्टेंट मैसेजिंग किसी सॉफ्टवेयर पे कर दे या किसी वेबसाइट की किसी चैट रूम में कर दे या कभी कोई सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि ट्विटर या फेसबुक पे कर दे, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है साइबर बुलिंग। ठीक है, अगर कोई ऑनलाइन किसी को ट्रोल कर रहा है, तो ऑनलाइन ट्रोल कर रहा है हम मतलब हम कह सकते हैं कि किसी को टारगेट करते हुए मैं मेरी वेबसाइट पे लिख दूं कुछ, तो वो क्या हुआ, तो वो हुआ साइबर ट्रोलिंग। मैंने मेरी वेबसाइट बनाई हुई है, मैंने उस वेबसाइट पे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का मजाक उड़ाया, तो वो बुलिंग नहीं कहलाएगी, वो ट्रोलिंग कहलाएगी। बट वही मजाक जो मैं मेरी वेबसाइट पर कर रहा था,
अगर वही मैं फेसबुक पर पोस्ट कर दूँ, सोशल मीडिया ट्विटर पे पोस्ट कर दूँ, किसी का मजाक उड़ाते हुए, किसी को हैरेस करते हुए, किसी को डिमीन करते हुए, किसी को एम्बेरस करते हुए, या किसी को इंटिमिडेट, इंटिमिडेट मतलब कि प्रोत्साहित करना किसी को, है ना। तो किसी को प्रोत्साहित करना जो टर्म होती है इंटिमिडेट, ऐसा कुछ अगर हम करते हैं इंटरनेट पर, अगर किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर करते हैं, तो उसको बोलते हैं साइबर बुलिंग। तो डिफरेंस छोटा सा है पर पता होना चाहिए। मेरी वेबसाइट पे अगर किसी को ट्रोल करूँगा तो किसी को डिमीन करूँगा तो वो क्या कहलाएगा, तो वो साइबर ट्रोलिंग कहलाएगा, है ना। बट अगर फेसबुक ट्विटर इन पे करूँगा तो वो साइबर बुलिंग कहलाएगा। नेक्स्ट है साइबर स्टॉकिंग। स्टॉक करना किसी को, मतलब किसी को आप कह सकते हो कि आप किसी को बार बार देख रहे हो, किसी का पीछा कर रहे हो, है ना। स्टॉकिंग करना, किसी की जानकारी के बिना उसका पीछा करना, ठीक, तो उसको बोला जाता है स्टॉकिंग। तो साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, थोड़ा सा इसको यहाँ पर समझते हैं। साइबर स्टॉकिंग के बारे में लिखा हुआ है, दिस इज अ काइंड ऑफ ऑनलाइन हैरेसमेंट वेर इन द विक्टिम इज सब्जेक्टेड टू बैरेग ऑफ ऑनलाइन मैसेजेस एंड ईमेल्स। Typically, these stalkers know their victims and instead of resorting to offline stalking, they use the internet to stalk, है ना। जैसे कि मुझे पता है कि मेरे को किसी को स्टॉक करना है, अब मैं उसके सड़क पे हम उसको स्टॉक नहीं करेंगे, इंटरनेट पर स्टॉक करेंगे, तो वो हो जाता है साइबर स्टॉकिंग। नहीं तो लोग जनरली पीछा करते हैं, परेशान करते हैं, तो दैट इज़ स्टॉकिंग। बट इफ़ द सेम थिंग इज़ डन ओवर द इंटरनेट, तो उसको हम बोलेंगे साइबर स्टॉकिंग। हम उनका इंटरनेट पर किसी भी सोशल मीडिया पे उनको फॉलो करने लगेंगे, सोशल मीडिया पर उनका एक्टिविटीज़ देखने लगेंगे, ऐसा कुछ करने लगेंगे, ईमेल आईडीज़ की जानकारी निकालने लगेंगे, रेसिडेंस एरिया की सारी चीज़ें निकालने लगेंगे, है ना। इंटरनेट पर बहुत सी चीज़ों की जानकारी आजकल मिल जाती है। अगर कोई ऐसा करता है तो हम कह सकते हैं कि वो साइबर स्टॉकिंग कर रहे हैं। साइबर स्टॉकिंग ऑफन डू दिस टू ट्रबल देयर विक्टिम्स। वो अपने विक्टिम्स को ट्रबल करने के लिए बहुत सी चीज़ें करते हैं, जैसे कि दे कलेक्ट ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द विक्टिम, सच एज उनका नाम, फैमिली बैकग्राउंड, टेलीफोन नंबर, घर का, वर्क प्लेस का, उनका डेली रूटीन क्या होता है, उनका एड्रेस कहाँ है, रेसिडेंस का, कहाँ काम करते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें वो उनकी जानकारी स्टॉकर्स निकाल लेते हैं। स्टॉकर्स में पोस्ट दिस इंफॉर्मेशन ऑन एनी फिल्थी, ऑप्सीज और obscene or illegal websites posing as if the victim is posting this information। अब ये लोग क्या करते हैं, फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके कुछ इलीगल वेबसाइट्स पर इन डिटेल्स को पोस्ट कर देते हैं। अब सारी डिटेल्स आपके पास है, नंबर से लेकर सारी चीज़ें, और आप उनको कहीं पर इलीगल वेबसाइट पर पोस्ट कर दोगे तो ऐसा लगेगा ना कि आपने ही डाला है, जबकि वो तो किसी स्टॉकर ने वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करके डाली है। तो वो भी इस तरीके से स्टॉकिंग की जाती है। पीपल ऑफ ऑल काइंड फ्रॉम नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड हु कम अक्रॉस दिस इंफॉर्मेशन स्टार्ट कॉलिंग द विक्टिम एट हिज और रेसिडेंस एंड वर्क प्लेस फॉर मैनी फिल्थी और ऑब्सीन रीजन्स। अब भाई वो इन्फॉर्मेशन हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग पढ़ेंगे। अब अगर उनमें से कोई उनको कांटेक्ट करता है तो वो क्या होगा, वो उनको परेशान करने वाली बात हो गई। Some stalkers subscribe to email account of the victim to innumerable obscene or illegal sites because of which the victim starts receiving such kind of unsolicited emails। जैसे कि मैं कोई ईमेल सब्सक्राइब करवा लूँ स्टॉकर से, और स्टॉकर को बार बार मेल्स भेजने लगूँ या परेशान करने लगूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं कहता हूँ कि स्टॉकिंग ही कही जाएगी। स्टॉकर्स फॉलो देयर विक्टिम्स फ्रॉम बोर्ड टू बोर्ड। They hang out on the same social networking site as their victim, many times posting notes to the victim, making sure the victim is aware that he or she is being followed, है ना। स्टॉकर्स ऐसा भी करते हैं, ये वही मीडिया साइट, वही सोशल मीडिया वेबसाइट फॉलो करेंगे जो कि स्टॉकर फॉलो कर रहा है, क्या पोस्ट कर रहा है, उन्हीं को कुछ चीज़ें पोस्ट करेंगे, उनको ऐसा फील कराएंगे कि हमें कोई पीछा कर रहा है। जैसे पता चल जाता है ना लोगों को कोई पीछा करता है तो पलट के देखते हैं कि अरे यार ये मेरा पीछा कर रहा है, अब क्या करें। तो एक्चुअल में ऐसा ओवर द इंटरनेट ऑल्सो द सेम थिंग हैपन्स। तो वो साइबर स्टॉकिंग कहलाती है। स्टॉकर्स विल ऑलमोस्ट ऑलवेज मेक कॉन्टैक्ट विद देयर विक्टिम्स थ्रू ईमेल हैविंग फ्रेंडली और थ्रेटनिंग कंटेंट। द स्टॉकर मैनी टाइम्स यूजेस मल्टीपल नेम्स व्हेन कॉन्टैक्टिंग द विक्टिम। वो कैसे भी थ्रेटन कर सकता है, दोस्ती यारी से अच्छे से फ्रेंडली तरीके से बात कर सकता है, आइदर ही कैन थ्रेटन, है ना। तो बहुत अलग अलग तरीके से स्टॉक कर सकता है और परेशान कर सकता है विक्टिम को।
अगला होता है स्कैम। स्कैम मतलब घोटाले, बहुत सारे घोटाले, बहुत सारे स्कैम्स होते रहते हैं। तो स्कैम की डेफिनेशन क्या होती है? तो एनी फ्रॉडुलेंट बिजनेस प्रैक्टिस दैट एक्सटेंड्स मनी फ्रॉम एन अनसस्पेक्टिंग इग्नोरेंट पर्सन इज कॉल्ड अ स्कैम। है ना? स्कैम्स आप लोगों ने सुने होंगे, स्कैम बहुत से स्कैम्स होते रहते हैं। तो कोई भी आपके साथ ऐसा कुछ स्कैम हो जाए कि जहाँ पर आपसे पैसे ले लिए जाए किसी फ्रॉडुलेंट बिजनेस प्रैक्टिस के लिए, और आपको पता ही ना चले, बाद में पता चले, तो वो आपका हो गया कि वो आपके साथ एक स्कैम हो गया है। ठीक है? जैसे कि मैंने कोई टिकट परचेज करी और टिकट के पैसे डिडक्ट हो जाना और टिकट आप तक आना ही नहीं, और आप फिर सोर्स से बात कर रहे हो कि मेरा पैसा कट गया, और वो बोले कि नहीं वो तो आपका पैसा कटा है और आपको टिकट भी भेज दी गई है, पर आप तक तो टिकट आई नहीं। तो ये क्या हो गया है? ये एक टाइप का स्कैम हो गया है। एक एग्जाम्पल स्कैम का इन्होंने बताया हुआ है, इसको एक बार पढ़ना और समझना कि क्या ये हमको समझ में आ रहा है। अगला, मेजर्स टू अवॉइड ऑनलाइन स्कैम। स्कैम्स कैसे अवॉइड करें? तो देखो, नेवर एंटर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन अनसिक्योर वेबसाइट्स। जो वेबसाइट्स पे HTTPS नहीं लिखा है, जिन पे HTTP:// और वेबसाइट का नाम .com ऐसा लिखा है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर मत करो। वहाँ पर HTTPS होना चाहिए। HTTPS मतलब सिक्योर्ड वाला है वो। तो HTTPS जहाँ पर नहीं है वहाँ पर शेयर मत करो आपने ID पासवर्ड या डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। नेवर रिप्लाई टू ईमेल्स फ्रॉम अननोन और रिलायबल सोर्स। कुछ ऐसे सोर्स जिनको आप नहीं जानते हो, उनके मेल्स को कभी भी आपको रिप्लाई नहीं करना है। नेवर क्लिक ऑन एनी लिंक्स रिसीव्ड इन योर ईमेल इवन इफ यू नो द सेंडर, rather than open a browser window and type the URL yourself then clicking on the links in the email। अगर लिंक में सिंपल सी वेबसाइट है sib.co.in, तो वो लिंक पे क्लिक ना करते हुए आप लोगों को वो वेबसाइट को अलग से खोलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लिंक जब आपको स्पेसिफिकली भेजा गया है तो उसके पीछे भी बहुत सारे कोड्स होंगे जहाँ से वो आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, जहाँ से उसको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये कौन इस वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। और जबकि आप ब्राउज़र में खुद डालोगे तो उसको पहले इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी कि ये कौन है, और उसके बाद वो आपका मिसयूज़ कर सकता है, आपके आईडीज़ पासवर्ड्स का मिसयूज़ कर सकता है। बट यहाँ पर आप लिंक को डायरेक्टली क्लिक कर दोगे तो उसको ऑलरेडी पता है कि कौन है ये जो इस लिंक को खोल रहा है। नेवर रिस्पॉन्ड टू एन ईमेल और एडवर्टाइजमेंट क्लेमिंग दैट यू हैव वन समथिंग। है आते ना, आप 1 करोड़ जीत गए, 10 करोड़ जीत गए, उन पे तो कभी विश्वास नहीं करना है। इलीगल डाउनलोड्स, ये भी एक तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस ही है। इलीगल डाउनलोड रिफर्स टू ऑब्टेनिंग फाइल्स फॉर विच यू डोंट हैव द राइट टू यूज़ और डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक, इट इज़ डाउनलोडिंग अ पेड डिजिटल आइटम विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट एंड यूजिंग एन इलीगल वे टू डाउनलोड इट। कोई कोई सॉफ्टवेयर होते हैं ना जो कि फ्री में यूज़ नहीं कर सकते, पर इंटरनेट पर वो फ्री में अवेलेबल होते हैं। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर डाउनलोड करने के लिए डाल दिया गया है बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है नहीं, बट फिर भी आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि वो इलीगल टाइप की डाउनलोडिंग है, और उसके लिए हम कह सकते हैं कि ये एक साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। Child pornography is defined as a visual or written representation, including images, movies, or text that depicts or advocate sexual activity or sexual molestation or exploitation of anyone under the age of 18। 18 साल से छोटे लोगों को, छोटे बच्चों को अगर कोई कुछ भी मैसेजेस कह सकते हैं, कुछ इमेजेस बोल सकते हैं, या कुछ ऐसी मूवीज़ बोल सकते हैं, अगर कोई ऐसी मूवीज़ या कुछ ऐसी कंटेंट ऐसा दिखाता है 18 ईयर से कम एज वाले किसी पर्सन को, तो वो भी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वो एक क्राइम होता है, उसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी की कैटेगरी में डाला गया है। इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है हमारा 2000 वाला और IPC 1860 जो है उसके अंदर भी इसको एक क्राइम अभी ऐड कर दिया गया है। चाइल्ड इज़ अ पर्सन हु इज़ बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स, है ना। 18 साल से छोटी एज वाले को चाइल्ड ही बोला जाता है। इसीलिए उनके साथ अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, कोई भी ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल मॉलेस्टेशन या एक्सप्लॉइटेशन कोई उनके साथ करता है, तो वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की कैटेगरी में आएगा।
ठीक। अगला है साइबर लॉ एंड आईटी एक्ट। अब भैया साइबर लॉ क्या है? तो साइबर लॉ इज़ अ टर्म विच रिफर्स टू ऑल द लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर इंटरनेट के लिए एक जेनेरिक टर्म है जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसको बोलते हैं साइबर लॉ। ठीक। अब साइबर लॉ अभी जो हमारा है वो है आईटी एक्ट 2008। आईटी एक्ट 2008। ठीक है। सबसे पहले क्या था? साइबर लॉज आर एनफोर्स थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 20 टू सॉरी 2000। आईटी एक्ट 2000 था विच वॉज नोटिफाइड ऑन 17 अक्टूबर 2000। इट इज़ बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड मॉडल लॉ। ये 2000 में ये आया था। और उसके बाद अभी क्या हुआ है, उसमें कुछ अमेंडमेंट हो गए हैं। जब अमेंडमेंट होते हैं तो ईयर भी जिस साल वो अमेंडमेंट किया हुआ है, अमेंडमेंट मतलब चेंज, तो जिस साल अमेंडमेंट किया जाता है वो वहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 2008 में हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें जब अमेंड की गई तो इसीलिए यहाँ पर हमारा आईटी एक्ट 2008 हो गया है, ब्रैकेट में अमेंडमेंट लिखाएगा। उसमें क्या नई चीज़ ऐड करी गई? तो उसमें साइबर टेररिज्म और साइबर प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन, ये दो नए कंसेप्ट उसमें वहाँ पर ऐड किए गए हैं नए अपडेट में, मतलब अब नए अमेंडमेंट में। ठीक है। 2008 वाले में कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए? तो डिजिटल सिग्नेचर, तो कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड को लीगल माना जाना है तो उस पर डिजिटल साइन होने ज़रूरी है, ये एक नया ऐड हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई डॉक्यूमेंट्स को अब रिकॉग्निशन मिल गई है। मतलब हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर कोई गवर्नमेंट आईडी है तो उसको भी कंसिडर किया जाता है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़, द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर एनी डैमेज टू कंप्यूटर्स और कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ फाइन अप टू 1 करोड़। अब 1 करोड़ तक का फाइन या पेनल्टी लगाई जा सकती है किसी साइबर क्राइम पर। और नेक्स्ट है अमेंडमेंट्स टू अदर लॉज, और भी बहुत सारे लॉज थे जिनमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, तो वो भी यहाँ पर 2008 वाले में हुए थे, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर इन्होंने दी हुई हैं। वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट मैनेजमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, है ना। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वेरी सिंपल। ई स्क्रैप भी बोल सकते हैं, वेस्ट इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, WEEE भी बोल सकते हैं। इट डिस्क्राइब्स द डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। देखो समय के साथ वेस्ट, हमारा जो कचरा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बढ़ेगा। पुराने कंप्यूटर्स हो गए बहुत सारे ऐसे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी फास्ट ग्रो हो रही है, तो उससे क्या होगा, पुरानी टेक्नोलॉजी वाली जो चीज़ें हैं वो सारी बहुत जल्दी लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं, चाहे वो टेलीविजन्स हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, रेफ्रिजरेटर्स हो, या और भी कोई चीज़। अब जब ये चीज़ें बहुत जल्दी लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, हमारे लिए तो एक टाइप से गार्बेज ही हो गया है, कचरा ही हो गया है, वेस्ट ही हो गया है। तो ये वेस्ट जो होता है इसके भी मैनेजमेंट के लिए कुछ एक टर्म बनाई गई है जिसको बोला गया है ई वेस्ट मैनेजमेंट। ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की? द फास्टेस्ट ग्रोइंग वेस्ट, मोस्ट वैल्यूएबल ड्यू टू इट्स बेसिक कंपोजिशन, वेरी हैजार्डस इफ नॉट हैंडल्ड केयरफुली। तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ई वेस्ट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ये फास्टेस्ट ग्रोइंग वेस्ट है ना, और मोस्ट वैल्यूएबल भी है। वो कचरा ज़रूर है बट वैल्यूएबल भी है। दूसरे टाइप के गार्बेजेस हम थ्रो करते हैं उनसे ज़्यादा वैल्यू इसकी है, चाहे वो आउटडेटेड हो चुका है बट वो वैल्यूएबल ज़रूर है। एंड वेरी हैजार्डस, अगर उसको बहुत अच्छे से क्या कहना चाहिए कि डिस्पोज नहीं किया गया, नहीं प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे तो वो बहुत हैजार्डस हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ठीक। ई वेस्ट डिस्पोजल प्रोसेस, अब ई वेस्ट के डिस्पोजल प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है। तो पहले क्या करना चाहिए, पहले उसकी डिसमेंटलिंग करनी चाहिए, सारे पार्ट्स को, जो भी डेंजरस सब्सटेंसेस उसके अंदर हैं उन सारे सब्सटेंसेस को वहाँ से रिमूव करना चाहिए। फिर सेग्रीगेशन ऑफ फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल एंड प्लास्टिक। फिर यहाँ पर कुछ श्रेडर का यूज़ करना चाहिए। श्रेडर मतलब कि जो काट दे, फाड़ दे चीज़ों को, टुकड़े टुकड़े कर दे, ऐसे श्रेडर्स का यूज़ करके उनको क्या कहते हैं हम कि सेपरेट करना चाहिए या पूरी तरह अलग करना चाहिए। रीफर्बिशमेंट एंड रीयूज़, अगर
ऐसा लगता है कि हम किसी वेस्ट को रिफर्बिश या रीयूज़, मतलब कि हम उसका कुछ उसमें सुधार करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल्स आज के समय में, जैसे मैंने मोबाइल ख़रीदा तो मेरा पुराना मोबाइल ऑनलाइन ही एक्सचेंज कर दिया। अब ऑनलाइन एक्सचेंज किया तो अमेज़ोन से ख़रीदा अगर, तो अमेज़ोन के पास वो मोबाइल तो गया मेरा। अब वो मोबाइल उसके पास गया तो उसके काम का तो है नहीं, अब वो आधा अधूरा चलता है। अब वो क्या करेंगे, उसको चेंजेस करेंगे, क्या गड़बड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को चेंज करेंगे, उसको ओरिजिनल कंडीशन में लाएंगे और फिर वो उसको सेकेंड हैंड रेट में बेच देंगे। तो उसको रीफर्बिश या रीयूज़ करना बोलते हैं। रिसाइकलिंग, तो रिसाइकलिंग भी एक प्रोसेस है जहाँ से उस कोई भी मोबाइल को, या किसी मोबाइल छोड़ो, कोई भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल करके उसमें से वैल्यूएबल मटेरियल्स निकाल कर उसका इस्तेमाल करना, उसको रिसाइकलिंग बोलते हैं। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ डेंजरस मटेरियल्स एंड वेस्ट, तो श्रेडर का यूज़ करके हम जो भी वेस्ट हैं जो काम के नहीं हैं या जो बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस हो सकते हैं, उनको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं या उनको जला सकते हैं, या बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती है, सर्किट बोर्ड्स, जो कहीं ना कहीं बाद में भी काम आ सकते हैं। तो उनको हम क्या कर सकते हैं कि उनका कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ई वेस्ट साइकिलिंग, क्या ई वेस्ट साइकिलिंग के बेनिफिट्स हैं वो भी यहाँ पर बताए हुए हैं। अलाउज फॉर रिकवरी ऑफ वेरी वैल्यूएबल प्रेशियस मेटल्स, है ना, रिकवरी हो जाती है प्रेशियस मेटल्स की। प्रोटेक्ट्स पब्लिक हेल्थ एंड वाटर क्वालिटी, ई वेस्ट कंटेन्स वेराइटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज विच में इंक्लूड लेड, mercury, cadmium. When e-waste is disposed into landfills, these toxins can be released into the atmosphere or leak in through the land and have negative health and environmental effects. ठीक है, तो यहाँ पर ये एक क्या कह सकते हैं कि टॉक्सिक मटेरियल्स रिलीज़ करता है, तो इसीलिए ई वेस्ट को रिसाइकलिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये एनवायरनमेंट पे बहुत नेगेटिव, हमारी हेल्थ पर और एनवायरनमेंट दोनों पर नेगेटिव इफेक्ट्स जनरेट करेगा। क्रिएट्स जॉब्स, रिसाइकलिंग करना है तो मैन पावर चाहिए, मतलब कि जॉब्स क्रिएट होंगी। टॉक्सिक वेस्ट, तो ये बहुत टॉक्सिक होता है, डेंजरस होता है, तो जिससे कि हमारी क्रॉप्स को, ह्यूमन हेल्थ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वाटर कंटेमिनेशन, पानी ख़राब करेगा, तो ये सब चीज़ों से भी ई वेस्ट रिसाइकलिंग उससे भी हमको बचाएगा। सेव्स लैंड फिल स्पेस, है ना, इसको कहीं ना कहीं फेंकना है तो जगह तो लगेगी फेंकने के लिए, है ना, कहीं पर तो डिस्पोज करना पड़ेगा, तो वो जगह भी बचेगी अगर हम उसको रिसाइकल कर लेते हैं तो। हेल्थ कंसर्न्स विथ टेक्नोलॉजी यूजेज, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से क्या क्या हेल्थ कंसर्न्स हो रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहला हेल्थ कंसर्न है हियरिंग। कुछ स्टडीज़ में प्रूव किया गया है कि 15 मिनट से ज़्यादा अगर हम लाउड म्यूज़िक सुनते हैं ईयरफोन्स में या किसी भी चीज़ में, तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। वो हमारे ईयर्स को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कह सकते हैं कि वो डैमेज ज़रूर करेगा। तो हियरिंग पे इम्पैक्ट हो रहा है। इम्पैक्ट ऑन बोन्स एंड जॉइंट्स, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारा पोस्चर जो है उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हम बैठे रहते हैं एक ही पोस्चर में, रिपीटेटिव मूवमेंट्स करते रहते हैं, थंब का मूवमेंट मोबाइल पर चलता रहता है ना, तो ये ऐसे रिपीटेटिव मूवमेंट्स करने से रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी हमें हो सकती है, जिससे कि हमारे मसल्स, नर्व्स, टेंडोन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स, इन सब चीज़ों पर भी एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। आई प्रॉब्लम्स, डेफिनेटली आप मोबाइल्स यूज़ करोगे, लैपटॉप्स यूज़ करोगे, कंप्यूटर्स यूज़ करोगे तो आपके विजन में या आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल सकती है। मोबाइल क्योंकि ब्लू लाइट एक जनरेट करता है, हम ऐसे नहीं देख सकते, हमें तो प्रॉपर लाइट दिखता है, बट ये एक ब्लू लाइट, एक स्पेशल लाइट होता है जो ये जनरेट करता है, जो कि हमारी आइज़ के लिए बहुत हार्मफुल है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे को आई प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती है। स्लीप इश्यूज़, ज़्यादा मोबाइल चलाना, कंप्यूटर्स का यूज़ करना, टैबलेट्स का यूज़ करना, इट में डिस्टर्ब अवर स्लीप एज वेल। ठीक है, ब्राइट लाइट्स का यूज़ होना लंबे टाइम के लिए, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो स्लीप रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं उनको इफ़ेक्ट करता है और स्लीप साइकिल हमारी ख़राब कर देता है या छोटी कर देता है, जिससे कि हम कम स्लीप लेते हैं, और कम स्लीप लेने से हमारी ओवरऑल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, थिंकिंग पे फ़र्क पड़ता है, बिहेवियर पैटर्न्स पे फ़र्क पड़ता है, हमारी मेमोरी प्रॉपर नहीं चलती, हमारा जो अटेंशन, किसी चीज़ को अटेंटिव तरीके से देखने की जो हमारी कैपेबिलिटी है वो कैपेबिलिटी भी कम होती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज़ हमें स्लीप के कारण भी देखने को मिलते हैं, जो कि इन
कंप्यूटर्स का यूज़ करके, या हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमें फेस करने को मिल रहे हैं। अगला यहाँ पर जो टॉपिक दिया हुआ है मेंटल हेल्थ इश्यूज़। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा सोशली यूज़ करते हैं जो चीज़ों को, कहीं ना कहीं वह बहुत कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी फेस करते हैं। इंटरनेट का एडिक्शन जिन लोगों को हो जाता है तो वो लोग भी कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। जैसे किसी को कमेंट मेल किया या कुछ कमेंटेड, कोई पोस्ट डाला, उस पर कमेंट नहीं आ रहे, लाइक नहीं आ रहे, सब्सक्रिप्शंस नहीं आ रहे, फॉलोअर्स नहीं आ रहे, तो लोग परेशान हो जाते हैं कभी कभी। दे स्टार्ट टू फील स्ट्रेस्ड। तो ऐसे समय पर भी क्या होता है कि वो भी एक हार्मफुल है, वो इंटरनेट एडिक्शन है, तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक। इंटरनेट एडिक्शन एक टर्म है, इंटरनेट एडिक्शन IAD। तो यहाँ पर इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर IAD के बारे में बताया हुआ है, जो यहाँ पर आखिरी में लिखा हुआ है ना, ये IAD इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर। तो यहाँ पर इन्होंने उस IAD को एक्सप्लेन कर कर बताया हुआ है। एक बार इसको आप लोग देखना कि IAD है क्या, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर कैसे आ सकता है। तो गेम्स ऑनलाइन खेलने से आ सकता है ना, ऑनलाइन गेम्स से आ सकता है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स को ज़्यादा यूज़ करने से आ सकता है, ब्लॉगिंग ज़्यादा करोगे तो, ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग से भी, ऑनलाइन गैम्बलिंग करने से भी, इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी या इंटरनेट वीडियोस देखने से भी, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं जिनसे आपको इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर हो सकता है। इससे कैसे ओवरकम करें, तो ओवरकम करने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, काउंसलर का यूज़ करना चाहिए, फैमिली सपोर्ट लेना चाहिए, है ना। तो ऐसे सारी चीज़ों से हम इन चीज़ों से मेक आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको बताई गई हैं, ये चैप्टर में इतनी ही चीज़ें थी। सो अब ये टॉपिक्स जो भी हमने आज देखे हैं, इन सारे टॉपिक्स को एक बार आप फिर से गो थ्रू करना, समझना, और फिर भी कुछ डाउट्स लगता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।